हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मुदाबिर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ब्लड। इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड और व्हाई वी कैन से व्हाई डू वी नीड ब्लड सर्कुलेशन। दूसरी बात जो हम डिस्कस करेंगे हाउ इज ब्लड फॉर्म्ड एंड तीसरी बात जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी कंपोजिशन ऑफ ब्लड, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। उसके बाद उनकी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात जो हमने बोली दैट इज व्हाई डू वी नीड ब्लड और व्हाई डू वी नीड ब्लड सर्कुलेशन। इसको समझने के लिए अगर मैं एग्जांपल लूं, आई एम कंटिन्यूअसली टॉकिंग हियर, मैं बातें कर रहा हूं, मेरी मसल्स का मूवमेंट हो रहा है या मैं अपने हाथ हिला रहा हूं या मैं एक जगह से दूसरी जगह पे लोकोमोट हो रहा हूं, तो इसके लिए आई डू रिक्वायर एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आएगी? दैट इज फ्रॉम माई फूड, जो मैंने खाया होगा। तो जो मैं फूड खाता हूं वो पहले कहां जाएगा? दैट विल गो इनटू माय डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसकी डाइजेशन होने के बाद वो एब्जॉर्ब द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। वो कहां पे एब्जॉर्ब होंगे? इंटेस्टाइन में होंगे। क्या एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे? न्यूट्रिएंट्स। तो इन न्यूट्रिएंट्स को फॉर एग्जांपल मैं मूवमेंट कर रहा हूं, मेरी लंग मसल्स में इनकी जरूरत है, या मैं हैंड की मूवमेंट कर रहा हूं, यहाँ पे इन मसल्स में इनकी जरूरत है। तो यहां से इंटेस्टाइन से यहाँ मेरे मसल्स तक पहुंचने के लिए या किसी भी टिश्यू तक पहुंचने के लिए, फॉर एग्जांपल ये बॉडी का कोई भी टिश्यू है जहां पे हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। इन यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इस न्यूट्रिएंट से एनर्जी निकालने के लिए इनको यहां तक लाना है। वो कौन लाएगा इनको? दैट इज आवर ब्लड। सो अगर मैं पहली फंक्शन की बात करूंगा दैट इज इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट? न्यूट्रिएंट्स। पहला काम जो हमारा ब्लड करता है दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद हम कंटिन्यूअसली इन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करके हम एनर्जी निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे, वहां पे हमें एनर्जी निकलती है। तो उस ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहां पे ऑक्सीजन की बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरत होती है। तो उस ऑक्सीजन को कहां से हम लाते हैं? दैट इज फ्रॉम आवर लंग्स। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं? वी डू रेस्पायर। हम क्या इंस्पायर कर रहे हैं? वी इंस्पायर ऑक्सीजन एंड वी एक्सपायर व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करने के लिए आई एम रिक्वायरिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? वो एटमॉस्फेरिक एयर से आएगा। जब मैं इनहेल करूंगा, वो इनहेल होके कहां से पहुंचेगा? टू दिस टिश्यू। इस टिश्यू तक पहुंचाने का काम भी इसको कौन करेगा? दैट इज अवर ब्लड। तो अगर मैं दूसरी फंक्शन की बात करूंगा दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम आवर लंग्स टू द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। दीज आर डिफरेंट, दिस इज अ टिश्यू। कोई भी टिश्यू जहां पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अब जब ये ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे यूज होगा और यहाँ पे वेस्ट निकलेगा, एक तो यहाँ पे गैसियस वेस्ट निकलेगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम निकालते हैं आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द ग्लूकोज कोई किसी भी टिश्यू में, और यहाँ पे वेस्ट निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जांपल अमोनिया या यूरिया या कोई भी दूसरा वेस्ट यहाँ पे निकलेगा। तो इस वेस्ट को, दिस इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल, इवन अमोनिया एंड यूरिया और अदर वेस्ट। वेस्ट इज वेस्ट, इसको बॉडी से रिमूव करना ही करना है। दिस इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ये कैसे रिमूव होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अगेन दिस विल कम बाय द ब्लड टू द लंग्स और बाहर जाएगा, एक्सहेल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इस वेस्ट की बात करेंगे, ये कहां में जाएगा? दिस विल गो टू आवर किडनीज, और इन किडनीज में यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा। इसका फिल्ट्रेशन होके ब्लड से जो वेस्ट होगा वो निकल जाएगा थ्रू आवर यूरिन, और हमारा जो ब्लड है वो प्योर हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगी ब्लड की। तो ये तीसरा काम हुआ इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट। So why do we need blood or why do we need blood circulation? Because we require energy. For energy we require nutrients. To transport the nutrients in the body, blood plays important role. And to transport the gases, may it be oxygen or may it be carbon dioxide, we do require blood. और यहाँ पे जब वेस्ट निकलेगा उसको निकालने के लिए इसको किडनीज तक पहुंचाना है, वो काम भी कौन करेगा? ब्लड। दीज आर द 3 मेन बेसिक रीजंस व्हाई डू वी नीड ब्लड। आइए आप बात करेंगे हाउ ब्लड इज फॉर्म्ड। अगर मैं बात करूं कि ब्लड कैसे बनता है, ये ब्लड जो हमारा है दिस फॉर्म्स इन द बोन मैरो। बोन मैरो। हाउ इज ब्लड फॉर्म्ड? ब्लड इज फॉर्म्ड
blood is formed in the bone marrow. ये हमारी बोन मैरो में बनता है. इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए ब्लड इज एन इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू, या हम बोलेंगे ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है बिकॉज इट कनेक्ट्स एवरी ऑर्गन, या हर किसी ऑर्गन में जाके ये ब्लड डिफरेंट काम करता है. क्या काम करता है? वी कैन से दैट दिस ब्लड is the main fluid used by higher organisms, or we can say higher animals. ये मेन फ्लूइड है जो हमारे हायर ऑर्गेनिज्म में यूज होता है. किस लिए यूज होता है? फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. दिस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. ये सारा काम करने के लिए ये हमारा जो ये फ्लूइड है ब्लड, ये यूज होता है. एंड दिस इज एन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ये हर किसी ऑर्गन में जाता है, हर किसी ऑर्गन से कनेक्ट होता है. एंड कहां से बनता है? बोन मैरो से बनता है. अगर मैं ब्लड की पीएच की बात करूंगा, द एवरेज पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4. थोड़ा सा बेसिक होता है. 7 इज न्यूट्रल, 7 से नीचे वी से दिस इज एसिडिक पीएच, एंड 7.4 दिस इज स्लाइटली अल्कलाइन और बेसिक पीएच. और अगर मैं एवरेज क्वांटिटी की बात करूंगा, एवरेज क्वांटिटी इन अ हेल्दी पर्सन ऑफ ब्लड, इन ए हेल्दी पर्सन इज कितना? 5 to 6 लीटर्स. ये कुछ बेसिक बातें हैं किसकी? अबाउट द ब्लड. अब बात करेंगे मेन जो हमारा पॉइंट यहाँ पे है, हाउ ब्लड इज फॉर्म्ड. ये ब्लड बनता कैसे है? मैंने बोला ये ब्लड बनता है हमारे बोन मैरो में, लेकिन जब हम फीटस की फॉर्म में होते हैं, जब हमारे अपनी माँ की पेट में होते हैं, वहां पे ब्लड कैसे बनता है वहां से शुरू करते हैं. पहले हम जब फीटस होते हैं, इन केस ऑफ द फीटस, या वी कैन से इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, पहले जब ब्लड बनता है, दिस फॉर्म्स फ्रॉम yolk sac, because we know that we have some embryonic membranes in our fetal stage. इनमें से एक है that is the yolk sac. Yolk sac कहाँ से derived है? This is derived from a mesoderm sac, because we know another point that our body is made from 3 germ layers. We are triploblastic. mesoderm is the germ layer जहाँ से yolk sac बनता है. and yolk sac क्या करता है? from 0 to 3 months जो हमारा फीटस होता है, यहाँ पे ये ब्लड की फॉर्मेशन करेगा. yolk sac के बाद हमारा जो है लीवर, बिकॉज उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होके डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं बॉडी में. लिवर इज द मेन साइट फ्रॉम 3 to 5 months ऑफ फीटल लाइफ. 3 to 5 months दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. उसके बाद हमारे लिवर के बाद हमारा स्प्लीन मेन काम करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. फ्रॉम कहां से कहां तक? 5 to 7 months. आई एम टॉकिंग अबाउट जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ द लेडी, उसमें जो यंग वन होगा, जो या जो फीटस होगा, उसमें जो ब्लड है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. पहले yolk sac से बनेगा, फिर लीवर से बनेगा, फिर स्प्लीन से बनेगा. उसके बाद जो ब्लड बनता है दैट इज बाय द बोन मैरो. तब तक हड्डियां बन चुकी होती है. बोन मैरो from 7 months to 9 months. एंड जब हम न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देते हैं, फिर जब कंटिन्यूअसली ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, बनता कहां से है? फिर बोन मैरो से बनता है. दिस इज अबाउट आवर फीटल लाइफ, या जब हम माँ की पेट में होंगे. लेकिन जब हम इस बेबी को बर्थ देंगे, या यंग वन की अगर बात करेंगे, कैसे बनता है ब्लड और कहां से बनता है, पहले तो ये याद रखना है, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज द formation of blood is called as, इसको क्या बोलते हैं? hemopoiesis. This is the formation of blood. कहां पे होगा? I am saying now this is formed in the bone marrow. For example, ये कोई भी हमारी बोन है, यहाँ पे ब्लड बनेगा. अगर मैं बात करूं, ये कोई भी बोन होगी हमारी बॉडी की, उसमें हमारा 2 पार्ट्स होते हैं. वन इज दिस पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट, दिस इज डायाफाइसिस ऑफ बोन. एंड ये जो पार्ट होगा, या ये वाला पार्ट होगा, दिस इज एपिफाइसिस ऑफ बोन.
इसी इपिफाइसिस का जो एरिया होता है, दिस इज द रेड बोन मैरो एरिया, इसको बोलते हैं दिस इज रेड बोन मैरो। और जो ये वाला पार्ट हमारा होता है डायाफाइसिस वाला, इसमें फैट रहता है और इस वाले एरिया को हम बोलते हैं दिस इज येलो बोन मैरो। इसी रेड बोन मैरो में हमारा ब्लड बनता है। दिस इज द साइट फॉर, किसकी साइट? हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस, यहीं पे हमारा सारा ब्लड बनता है। कौन कौन सी चीजें यहाँ पे बनती हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट सेल्स ऑफ द ब्लड, आइए उनको देखते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। यहां तक हमने क्या समझा? हमने पहली बात समझी कि व्हाई डू वी नीड ब्लड, उसके लिए हमने ये बात की दिस इज द मेन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो हर किसी ऑर्गन में कनेक्ट होता है एंड दिस इज द मेन फ्लूइड यूज्ड बाय एनी हायर ऑर्गेनिज्म। किस लिए? फॉर दिस पर्पस जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, दैट इज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट्स। इसके बाद हमने देखा कि ब्लड कैसे बनता है। जब फीटल लाइफ होगी वहां पे योग सेक से बनना शुरू होता है, फिर जब ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, जब डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, फिर लिवर से बनेगा, स्प्लीन से बनेगा एंड देन बोन मैरो से बनेगा। जब बर्थ होती है हमारी, उसके बाद कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ जब ब्लड बनना होगा, दैट विल फॉर्म फ्रॉम द बोन मैरो, और बोन मैरो में भी रेड बोन मैरो से बनेगा। आइए आगे बात करते हैं अब व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अगर मैं इस कंपोजिशन की बात करूं, मैं बोलता हूं ये ब्लड जो है दिस इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स। व्हाट आर द टू थिंग्स या व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? वन इज आवर प्लाज्मा। कितना प्लाज्मा? अबाउट 55% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा एंड अनदर वन इज दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं? अबाउट 45%, about 45% and plasma is about 55%. अगर प्लाज्मा की बात करेंगे, what is plasma? This is a transparent, or we can say this is straw colored. straw colored, जैसे घास, सूखा हुआ घास होता है, वो जो कलर रहता है that is the straw color. ये straw colored fluid है और and this is made up of फ्लूइड है। दिस प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ, दो चीजों का बनता है। किस किस चीज का बनेगा यहाँ पे प्लाज्मा? एक तो इसमें होता है वाटर एंड दूसरी वी कैन से अदर सब्सटेंसेस। अगर मैं ब्लड कंपोजिशन की बात करूंगा, दो चीजें रहेंगी, एक तो प्लाज्मा रहेगा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स रहेगा। अब हम प्लाज्मा की बात करें, ट्रांसपेरेंट या स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड है और इसमें क्या है? दो चीजों का बना होगा। एक तो वाटर से बना होगा, अबाउट 90 to 92% इन प्लाज्मा देयर इज वाटर एंड जो बचेगा हमारा 8 to 10% दैट आर द अदर सब्सटेंसेस। और इन अदर सब्सटेंसेस की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे भी दो चीजें आती है। वन इज आवर प्रोटीन्स, इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं एंड देयर आर सम सोल्यूट्स, कुछ सोल्यूट्स रहते हैं। ये प्रोटीन की अगर बात करेंगे, प्रोटीन कौन कौन सा होगा? वन इज आवर एल्ब्यूमिन, देन वी कैन हैव अनदर प्रोटीन दैट इज ग्लोब्यूलिन एंड अदर प्रोटीन इज प्रोथ्रोम्बिन। These are the three proteins और इनको हम एक एक करके भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर सोल्यूट्स की बात करेंगे, वी हैव न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में वो होता है थ्रू प्लाज्मा। वी हैव ड्रग्स, अगर हमने ये कोई दवाई ली होगी उसका ट्रांसपोर्ट भी कहाँ से होगा? प्लाज्मा। वी हैव गैसेस, जितने भी हमारे गैसेस लाइक वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी हैव ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर मैं बात करूं, कुछ कोलेस्ट्रॉल होगा इसमें, वेस्ट्स होंगे, ये सारी चीजें, या आयंस होंगे जो हमारी बॉडी में आयंस है, लाइक वी हैव सोडियम, वी हैव कैल्शियम आयंस, वी हैव कार्बोनिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड वी हैव क्लोराइड आयंस। ये सारे आयंस या ये सारी चीजें, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारे सोल्यूट्स की फॉर्म में होंगे, किसमें?
प्लाज्मा में, एंड कुछ प्रोटीन्स होंगे, और इसमें क्या होगा और एक चीज, दैट इज द वाटर। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा। अब अगर हम इन प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन में हमने पहली बात जो बोली, दैट इज अवर एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, देन वी विल सी द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एक बार रिवाइज करते हैं, दैट दिस ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, वन इज प्लाज्मा and another thing is the formed elements. प्लाज्मा में हमने देखा वी हैव वाटर एंड अदर सबस्टेंसेस। अदर सबस्टेंसेस में हमने यहाँ पे देखा वी हैव प्रोटीन्स एंड सोल्यूट्स। अब उन प्रोटीन्स की बात करेंगे। अगर मैं पहला प्रोटीन बोलूं, वी हैव एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, व्हाट इज दिस एल्ब्यूमिन एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन? ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, दिस इज द मेन और वी कैन से दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द ब्लड। पहला पॉइंट जो हम इसमें लिखेंगे, दैट दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ ब्लड, बिकॉज ब्लड इज हैविंग फॉर्म्ड एलिमेंट्स एज वेल एज द प्लाज्मा। दूसरी बात, ये सबसे छोटा प्रोटीन है, दिस इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में जो प्रोटीन है उनमें से जो सबसे छोटा प्रोटीन है, दैट इज द एल्ब्यूमिन। ये पॉइंट्स क्यों हम नोट कर रहे हैं? बिकॉज दीज पॉइंट्स आर आस्क्ड इन आवर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उनमें पूछे जाते हैं ये सारे पॉइंट्स। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, कोलेजन एक्स्ट्रा। तो हमें पता होना चाहिए कि एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन या ब्लड प्रोटीन। उसके बाद which one of the following is the smallest protein? Albumin is the smallest protein. And what is the function of albumin? ये क्या काम करता है? It maintains, क्या काम करता है? It maintains the osmolarity of blood. ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है या ब्लड में जो आयनिक कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने का कौन काम करेगा? दैट इज अवर एल्ब्यूमिन। ये इसका मेन काम है। अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की में कुछ गड़बड़ होगा या कमी होगी, लेस अमाउंट में एल्ब्यूमिन होगा, देन दिस विल लीड टू द एडिमा। व्हाट इज एडिमा? एडिमा इज द स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज। पानी जमा हो जाएगा डिफरेंट टिश्यूज में, जिसकी वजह से वहां पे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन शो करेगा, दैट इज द एडिमा। यहाँ पे बस हम ये याद रखेंगे, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, स्मॉलेस्ट प्रोटीन, एंड जो इसका मेन काम है, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड। दूसरा प्रोटीन जो हमने बोला, दैट इज द ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ये जो दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन है, इसका क्या काम है? इसमें अगर हम देखेंगे, दिस इज हैविंग 3 टाइप्स और 3 फॉर्म्स। एक हमारा होगा अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। There are 3 forms of globulin protein in our plasma. One is alpha, second is beta, and third one is the gamma globulin. अगर अल्फा और बीटा की बात करेंगे, ये क्या काम करते हैं? These help in the transport of vitamins. कौन कौन सा विटामिन? लाइक विटामिन A, D, E and K. What are these vitamins? Everybody should know, ये हम क्लास 8th से समझते आते हैं। These are the fat soluble vitamins. अब मेन जो पार्ट इसका है ग्लोबुलिन प्रोटीन का, that is the gamma globulin। और ये क्या काम करता है? Displays important role in our immune system। और अगर हम अपने इम्यून सिस्टम की बात करेंगे, जो मेन थिंग है हमारे इम्यून सिस्टम की, that is our antibodies। और this gamma globulin is the main constituent of the antibody. This helps in formation of antibodies। एंटीबॉडीज क्या? हमारे डिफेंस में काम करते हैं। जो हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको हम इम्यून सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, उसमें जो मेन रोल प्ले करता है, दैट इज द ग्लोबुलिन प्रोटीन, बिकॉज दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द एंटीबॉडीज। इसीलिए इन एंटीबॉडीज को दूसरा नाम भी देते हैं, दैट दीज आर आल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडीज को दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्लोबुलिन प्रोटीन, एंड इम्यून इज इम्यून सिस्टम का वर्ड है, इसलिए इनको दूसरा नाम भी बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अगर हम अब तीसरे प्रोटीन की बात करेंगे, प्लाज्मा के तीसरे प्रोटीन की, दैट इज द प्रोथ्रोम्बिन। This prothrombin is always present. It is present in the inactive form. It is inactive
या हम बोलेंगे इट इज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म इन द प्लाज्मा। ये कब एक्टिवेट होगा? इट इज एक्टिवेटेड अपॉन एनी टाइप ऑफ इंजुरी। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इंजुरी होगी, चाहे इंटरनल इंजुरी हो, एक्सटर्नल इंजुरी हो, जख्म लग जाए या कुछ भी हो जाए, वहां पे ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाएगा। जब हम क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड पढ़ेंगे, वहां पे हम ये पढ़ेंगे प्रोथ्रोम्बिन इज इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म, थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट्स दिस प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन, देन थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स द fibrinogen into the fibrin and fibrin helps in the blood clotting। तो ये जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये मेन पार्ट प्ले करते हैं कहां पे? एंड इट प्रिवेंट्स ब्लड लॉस। ये जो हमारा प्लाज्मा का प्रोटीन है ब्लड लॉस होने से बचाता है, वहां पे ये प्रिवेंशन का काम करता है। दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट्स। ठीक है, यहां तक हमने समझा कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा, या हम बोलेंगे व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड में हमने देखा वी हैव प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में देयर इज वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। उन अदर सब्सटेंसेस में मेन जो पार्ट प्ले करते हैं दैट इज आवर प्रोटीन्स। कौन कौन सा प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड प्रोथ्रोम्बिन। This prothrombin is present in the inactive form and this prevents the loss of blood upon its activation। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, ग्लोबुलिन में दो तीन चीजें हैं, one is alpha beta, these help in the transport of the vitamins, and gamma globulin plays important role in the immune system because this helps in the formation of the antibodies। and this albumin, इसका जो मेन फंक्शन है that is the regulation of the osmolarity and this is the most abundant protein of the blood, or we can say this is the smallest plasma protein। अब बात करते हैं about the other constituent या component of the blood, that is our formed elements। formed elements में क्या क्या आता है उनकी बात करेंगे। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग लिखेंगे that is formed elements of the blood। second constituent of the blood, that is the formed elements। What are formed elements? These are different types of cells of the blood। कौन कौन सी सेल होगी इसमें? We have our WBCs, we have RBCs and we have platelets। These are the different cells of the blood। Blood has two things, one is plasma and another thing is the formed एलिमेंट्स। प्लाज्मा में हमने देखा प्रोटीन्स एंड वाटर एंड सोल्यूट्स है। अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। वी हैव WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। पहले वी विल डिस्कस अबाउट द RBC, स्टार्टिंग विद द RBC। RBC को दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट, या RBCs आर आल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स। The synthesis या formation of RBC is called as, जैसे हमने अभी ब्लड फॉर्मेशन की बात की, जब ब्लड बनता है उसको बोलते हैं हीमोपोइसिस। अगर हम RBC की फॉर्मेशन की बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइसिस। ये भी कहां पे बनेगा? रेड बोन मैरो में बनेगा। दिस इज the most abundant cell of blood। सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी में हमारी सेल होगी हमारे ब्लड में, that will be the RBC। कितनी होगी? About 5 to 5.5 million per mm³ of blood। ये बातें हमें याद रखनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं बट ये पूछी जाती है। कभी कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या करता है, वो लिखता है 5.5 या 5 to 5.5 बिलियन। वी हैव टू चेक ईच एंड एवरी वर्ड। यहाँ पे बिलियन नहीं, दिस इज मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। अगर मैं RBC की बात करूंगा, मैंने बोला ब्लड जो है कंटिन्यूअसली बनता रहता है हमारी बॉडी में, बिकॉज वी हैव वियर एंड टियर। हमारी बॉडी में ब्लड जो सेल्स होती है ये कभी कभी खत्म भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ
लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज कितना 120 डेज। आफ्टर 120 डेज दिस हैज टू बी डिग्रेडेड, ये खत्म हो जाती है, ये अपनी फंक्शंस को लॉस करती है। तो इनको खत्म करने का काम कहां पे होता है? इन द स्प्लीन। दीज आर डिग्रेडेड इन द स्प्लीन। इसीलिए ये जो स्प्लीन है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। इनको यहीं पे खत्म किया जाता है। जो भी ओल्ड आरबीसीज होंगी कहां पे खत्म होगी? इन द स्प्लीन। और अगर मैं कलर की बात करूंगा आरबीसीज की, या जो ब्लड है हमारा उसका कलर है दैट इज रेड कलर्ड। व्हाई रेड? these RBCs have a pigment called as, उसको क्या बोलते हैं? That is hemoglobin. Hemoglobin is the pigment present in these RBCs, and this is the pigment that is responsible for giving the red color to the blood. इसी की वजह से जो blood है जो red color का रहता है। और what is the main function of these RBCs? These have transport the oxygen, because 97% of oxygen is transported by these RBCs. इसीलिए इनमें और एक important feature है, characteristic feature, that these RBCs are enucleated या enucleated, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है। they do not contain nucleus, they do not contain even any other organelle like mitochondria, Golgi bodies. उसकी क्या रीजन है? मेन रीजन इज दैट so that these RBCs can accommodate more and more hemoglobin in it. And what is the function of hemoglobin? it रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस हीमोग्लोबिन का, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हेल्प ऑफ आरबीसीज। एंड आरबीसीज में भी हीमोग्लोबिन होने की वजह से ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। और इसमें इन्यूक्लिएशन क्यों है या न्यूक्लियस प्रेजेंट क्यों नहीं है, या दूसरा कोई माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी बॉडी या दूसरा ऑर्गेनेली क्यों नहीं प्रेजेंट है? द रीजन इज दैट दिस हैज टू अकोमोडेट मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन so that it can transport more and more oxygen to the different tissues. This is the characteristic features of RBCs. अब दूसरी सेल की बात करेंगे, that is our WBC, C for white blood cell. जैसे हमने बोला आरबीसी का नाम दूसरा है, दैट इज द इरिथ्रोसाइट। ऐसे ही दिस WBC इज आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज ल्यूकोसाइट। कलर कैसा है WBC का? इट इज कलरलेस। क्यों कलरलेस है? बिकॉज इट डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट। इसमें हमने क्या बोला? इसमें हमने बोला हीमोग्लोबिन के नहीं होने की वजह से इसका कलर क्या है? दिस इज कलरलेस। एंड इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज ल्यूकोसाइट। एंड कितनी सेल्स प्रेजेंट होती है? इट इज अबाउट 6000 to 8000 per millimeter cube of blood. बट आरबीसीज की जब हमने बात की वहां पे हमने बोला दिस इज द मोस्ट एबंडेंट सेल, 5 to 5 मिलियन सेल्स या 5 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। यहां पे हम बात कर रहे हैं दिस इज ओनली 6000 to 8000 ओनली। और यहां पे अगर हम देखेंगे शेप की बात करेंगे, द शेप ऑफ WBC or leukocyte is irregular. WBC की कोई शेप, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, दिस इज इरेगुलर इन शेप, और इसको हम बोलते हैं दिस इज एम्यूबॉइड। एम्यूबॉइड क्यों? बिकॉज इसकी जो शेप है एम्यूबा जैसी है, इसमें जो है एम्यूबा जैसी शेप है। और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पैन ऑफ WBC is only 12 to 20 days, जबकि हमने RBC की बात की वहां पे हमने बोला 120 days। और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर की यहां पे बात करेंगे, these WBCs show लोकोमोशन। क्या लोकोमोशन? इसकी क्या मतलब है?
या हम बोलेंगे एम्यूबॉइड मूवमेंट्स, क्योंकि इनकी जो शेप है डेट इज एम्यूबा लाइक, इसीलिए इनको एम्यूबॉइड शेप भी बोला हमने। और ये जो मूवमेंट शो करेंगे या लोकोमोशन शो करेंगे डेट इज द एम्यूबॉइड मूवमेंट। उसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस इज द ब्लड वेसल, जिसमें ये हमारी WBCs एंड RBCs एंड अदर सेल्स हमारी मूव कर रही है। RBCs क्या करेंगे? अपने रास्ते चलती रहेंगी, बट ये WBCs अगर इनको लगा कि यहाँ पे कहीं पे भी टिश्यू में इंफेक्शन है, दीज कैन एक्स्ट्रावेजेट। एक्स्ट्रावेजेट होने का क्या मतलब है? एक्स्ट्रावेजन। व्हाट इज एक्स्ट्रावेजन? एक्स्ट्रावेजन का मतलब है ब्लड वेसल से बाहर निकल जाना। और दीज कैन शो एम्यूबॉइड मूवमेंट एंड मूव आउटसाइड द ब्लड वेसल। और इस मूवमेंट ऑफ WBC को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज डायापीडेसिस। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, व्हाट इज डायापीडेसिस, या विच सेल ऑफ ब्लड, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैन शो डायापीडेसिस। ये हमें पता होना चाहिए। दिस डायापीडेसिस इज द मूवमेंट ऑफ WBCs फ्रॉम द ब्लड वेसल्स टू एनी टिश्यू। तो इस प्रोसेस को हम एक्स्ट्रावेजन भी बोलते हैं। एक्स्ट्रावेजन ऑफ द सेल या ब्लड वेसल से बाहर निकलना है, और इस प्रोसेस को जब WBC करती है, दिस इज डायापीडेसिस एंड दिस शोज द एम्यूबॉइड मूवमेंट्स। एम्यूबॉइड मूवमेंट्स कैसे? these have pseudopodia. दिस इज द फॉल्स फीड चीज, इसको बोलते हैं pseudopodia. बाय हेल्प ऑफ दिस pseudopodia दिस कैन शो मूवमेंट, और उस मूवमेंट को हम डायापीडेसिस बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे। इसके बाद अगर हम इन WBCs की बात करेंगे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs इन अवर बॉडी। कौन कौन सी है? दो मेन कैटेगरीज आती है WBC की। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूंगा, WBC is categorized into two types. One are granulocytes, and another is the agranulocytes. वो सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में, या वो WBCs या वो ल्यूकोसाइट्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वो होंगे ग्रेन्युलोसाइट्स। एंड agranulocytes आर दोज सेल्स व्हिच डू नॉट हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये these granulocytes are of three types. ये जो granulocytes हमारे पास है, ये 3 टाइप्स की है। One is neutrophils, basophils and eosinophils. 3 types of granulocytes are there, and these are a part of WBCs or leukocytes. One is neutrophil, basophil and eosinophil. अगर मैं न्यूट्रोफिल की बात करूं, इसमें जो हमारा सेल होता है, इसके साइटोप्लाज्म में हमने बोला दिस इज अ ग्रेन्युलोसाइट, तो ग्रेन्यूल्स तो होंगे ही होंगे। इसके बाद इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो इसका न्यूक्लियस है, दैट इज मल्टीलोब्ड। इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज द न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस है इसका न्यूट्रोफिल का, दिस इज मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, मल्टीलोब्ड, इसमें बहुत सारे लोब्स है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द न्यूट्रोफिल। अगर मैं बेसोफिल की बात करूं, ग्रेन्यूल्स तो होंगे ही होंगे, बट जो इसका न्यूक्लियस है दैट इज ट्राइलोब्ड। इसमें जो लोब्स होंगे कितने होंगे? 3 लोब्स। जो इसका न्यूक्लियस है, दिस इज ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस। और जो हमारा इसिनोफिल है, इसमें भी ग्रेन्यूल्स तो होंगे ही होंगे साइटोप्लाज्म में, बट इसका जो न्यूक्लियस होगा दैट इज बाइलोब्ड। दिस इज हैविंग बाइलोब्ड न्यूक्लियस। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स की। बाइलोब्ड न्यूक्लियस, अगर बाइलोब्ड न्यूक्लियस की बात करेंगे, देन हम वी टॉक अबाउट द इसिनोफिल्स। बेसोफिल्स की बात करेंगे ट्राइलोब्ड, न्यूट्रोफिल्स की दे हैव मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, जो हमारे न्यूट्रोफिल्स है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल कहां पे? इन phagocytosis. What is phagocytosis? This is engulfing of something. अगर इनकी शेप की बात हमने की है, कुछ एम्यूबॉइड शेप शो करते हैं। एम्यूबा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जब भी वो कुछ खाना खाता है, दैट इज बाय फैगोसाइटोसिस, एनगल्फिंग ऑफ द फूड। ऐसे ये एनगल्फ करता है किसको? बैक्टीरिया को, या इससे भी इंफेक्शन को, बिकॉज
दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ WBC। फैगोसाइटोसिस करेगा एंड दिस इज द फर्स्ट सेल to reach the site of infection। जब भी किसी भी जगह पे कोई भी इंफेक्शन होता है बॉडी में, पहली जो सेल वहां पे पहुंचेगी फाइट के लिए, दैट इज अवर न्यूट्रोफिल। अगर इस न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ेगा किसी भी कंडीशन में, देन दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन नंबर। उस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। फिलिया मतलब है इंक्रीज होना। अगर इसका नंबर कम होगा, डिक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज न्यूट्रोपीनिया। ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। और एक बात भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, फैगोसाइटोसिस में रोल प्ले करती है, इसको दूसरा नाम भी देते हैं, डेट इज माइक्रोफेजिक। दिस इज अ माइक्रोफेजिक सेल। माइक्रो मतलब थोड़ा थोड़ा ये फैगोसाइटोसिस करती है। मेन जो फैगोसाइटोटिक सेल हमारी बॉडी की है, दैट इज द माइक्रोफेज, जो यहाँ पे आएगी। अगर हम बात करेंगे अबाउट द बेसोफिल्स, बेसोफिल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन किसमें? इन्फ्लेमेशन। जब भी कहीं पे इन्फ्लेमेशन होगी, यहां पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? बिकॉज देयर जो इनका साइटोप्लाज्म है, इट रिलीजेस सम केमिकल्स लाइक वी हैव हिस्टामिन, वी हैव सीरोटोनिन एंड वी हैव heparin. These are some chemicals that are released by these basophils in case of any infection, and these leads to the inflammation. For example, we have histamine. Histamine is what? This is vasodilator. And our serotonin is vasoconstrictor, and our heparin is anticoagulant. These are three chemicals released by our basophils in case of inflammation. First one we said our histamine. This is a vasodilator. What is vasodilation? For example, कोई भी हमारी blood vessel है, normal blood vessel है, but when histamine is released, this leads to the vasodilation. ये इसके diameter को बढ़ाएगी. This is the vasodilation, and this leads to the decrease in the blood pressure. और इसके बाद हमारा जो सीरोटोनिन की अगर बात करेंगे, ये क्या करता है? This is responsible for vasoconstriction. ये जो नॉर्मल ब्लड वेसल है, इस पे कंस्ट्रिक्शन कराएगी. एंड व्हाट इज हिपेरिन? दिस इज एन एंटीकोगुलेंट. ये ब्लड की कोगुलेशन होने से बचाता है. These are the chemicals that are released by our basophil cells. इन्हीं बेसोफिल्स का अगर मैं और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बताऊं, क्या है? These play important role in case of ectoparasitic infections. Ectoparasitic infections जब भी होंगे, like we have ectoparasitic infection. Ectoparasitic infection का मतलब जैसे हमारे लॉसिस, टिक्स, माइट्स, इनका जब या फंगस का इन्फेक्शन होगा, उस केस में हमारा बेसोफिल इंपॉर्टेंट रोल करता है. कब? When we have ectoparasitic infection. एक्टोपैरासिटिक इन्फेक्शन में. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं हमारी और एक सेल की, दैट इज अगेन ए ग्रैन्युलोसाइट. ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, एसिडिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको एसिनोफिल बोलते हैं. और ये एसिडिक स्टेन से अपनी डाई ले लेती है, एसिडिक स्टेन से, इसलिए एसिनोफिल. दिस टेक्स बेसिक डाई एंड दिस टेक्स बोथ, इसलिए ये न्यूट्रोफिल है. वहां हम नहीं जाएंगे, उतना क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं नीट में, बट टॉकिंग अबाउट द नीट, वी शुड नो दैट दिस इज the cell that plays important role in case of inflammation, and this plays important role in case of phagocytosis. अब अगर हम बात करेंगे हमारे eosinophil की, eosinophil plays important role during endoparasitic infections. जब भी हमारी बॉडी में कोई पैरासाइट होगा, लाइक वी हैव वर्म्स, हेलमेंथ्स, वो जब हमारी बॉडी में होगा, उनको जो रिएक्शन देगा, दैट विल बी आवर eosinophil. सो दिस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ द एंडोपैरासिटिक इन्फेक्शंस. एंडो मतलब इनसाइड द बॉडी, पैरासिटिक इन्फेक्शंस. एक्टो मतलब आउटसाइड द बॉडी, लाइक टिक्स, माइट्स, बग्स,
या कोई भी हमारी जो बाहर से फंगस एक्स्ट्रा उनका इन्फेक्शन होगा, उस केस में एक तो इन्फ्लेमेशन करेगा बिकॉज दिस रिलीजेस सम केमिकल्स। और अगर हम इसकी बात करेंगे एसिनोफिल की, दिस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ द एंडोपैरासिटिक इन्फेक्शंस। अब बात करेंगे हम हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स की। अगर मैं ग्रेन्युलोसाइट्स को देखूं, ये भी 2 कैटेगरीज की होती है। वन इज अवर लिम्फोसाइट्स। Lymphocytes, don't get confused with the names. This is lymphocyte and WBC की जब हमने बात की, this is leukocyte. ये नाम कंफ्यूजन नहीं करना है, डिफरेंट है। This is leukocyte, this is our lymphocyte, and another one is the monocyte. मोनोसाइट, दीज आर ट्रू एग्रेन्युलोसाइट्स, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे इनमें ग्रेन्यूल्स थे। लिम्फोसाइट्स की अगर मैं बात करूंगा, दीज लिम्फोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज अवर टी सेल एंड अनदर वन इज अवर बी सेल। These are the cells of our immune system। ज्यादा इम्यून सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए टी सेल्स एंड बी सेल्स। व्हाट इज टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं या बी लिम्फोसाइट भी। टी सेल का क्या काम करती है? इट हेल्प्स इन ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये ग्राफ्ट रिजेक्शन में काम करती है। व्हाट इज ग्राफ्ट? ग्राफ्ट होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहीं भी दूसरे अगर किसी ऑर्गेनिज्म का अपने में कोई भी टिश्यू लगाऊंगा, दैट इज द ग्राफ्ट। फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अ ग्राफ्ट, दैट इज नॉट रिजेक्टेड। और जब भी हम किडनी का ट्रांसप्लांट करते हैं, हम पहले ब्लड की मैचिंग करते हैं। क्यों? बिकॉज इट शुड नॉट बी रिजेक्टेड। फिर किसी क्लोज रिलेटिव की किडनी मैच करके ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, बिकॉज अगर वो किसी दूसरे अगर वो मिसमैच हो गया, मैच नहीं हुआ, तब हमारे टी सेल्स विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल अगेंस्ट दैट किडनी एंड दैट विल लीड टू द डैमेज और इवन डेथ ऑफ अ पेशेंट। इसीलिए ग्राफ्ट रिजेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा, दीज आल्सो फाइट अगेंस्ट कैंसर सेल्स। फाइट अगेंस्ट कैंसर, कैंसर सेल्स के अगेंस्ट भी ये इंपॉर्टेंट रोल करते हैं इन फाइटिंग। What is the property of B cells? Remember one thing, B cell is the only blood cell or only cell in our body that is responsible for production of एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को बनाने का काम कौन करती है? दैट इज आवर बी सेल। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनती है, जो प्लाज्मा में हमने देखा था वहां से जो बनती है, उसी प्रोटीन की हेल्प से बनेगी। दैट इज द एंटीबॉडी। कौन सी सेल बनाएगी? That is our B cell. This is important point here. इसके बाद हमने मोनोसाइट की बात की। मोनोसाइट जब भी मैच्योर होगी, this will change into the macrophage. मैक्रोफेज क्या करती है? फैगोसाइटोसिस। व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? अगेन दिस इज एनगल्फिंग ऑफ एनीथिंग। यहाँ पे इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती है, इसीलिए ये जो है ये क्या करती है? दिस ईट्स द बैक्टीरिया और एनी इन्फेक्शन। दिस इज द मैक्रोफेज। जब भी मोनोसाइट, जब भी कहीं पे इन्फेक्शन होगा, दिस मोनोसाइट विल चेंज और मैच्योर इनटू मैक्रोफेज। दिस विल लीड टू द फैगोसाइटोसिस। This is macrophage. ये भी phagocytosis करेगा, but this cell is small and plays a related role. This is the microphage. These are the some important cells of our concerned with our WBC. हम अगर इसको summarize करेंगे, हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा WBCs are of 2 types. One is granulocyte, another one is the agranulocyte. What is granulocyte? Granulocyte is that cell which have some granules in their cytoplasm. इस granulocyte में हमने 3 type of cells देखी. One was the neutrophil, another one the basophil and eosinophil. The neutrophil plays important role in the phagocytosis, and this is the first cell to reach the site of infection, and its characteristic feature is that it is having multinucleated या multilobed nucleus. Sorry, this is multilobed nucleus, and basophil का characteristic feature is trilobed nucleus, and important role क्या है इसमें? ectoparasitic infection. And eosinophil में हमने देखा this is having bilobed nucleus, and it plays important role in case of endoparasitic infections. These were the some points about the granulocytes. फिर हमने granulocyte में देखा we have monocytes and lymphocytes. Lymphocytes plays important role in case of the immune responses.
व्हाट इज इम्यून रेस्पॉन्स? दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। इसमें हमने दो चीजें देखी, वन वाज द टी सेल, अनदर वन इज द बी सेल। टी सेल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द graft rejection and fight against the cancer cells, and B cell is the only cell of our body, I'm saying that again, only cell of our body that is responsible for production of antibodies. Monocyte की हम बात करेंगे, it matures into the macrophages, then plays important role in case of the phagocytosis. अब यहाँ पे दिस इज इंपॉर्टेंट मेंशन दैट WBC काउंट, या जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs पढ़ी अभी तक, ग्रैन्युलोसाइट्स हो या एग्रेन्युलोसाइट्स है, उनकी क्या परसेंटेज रहती है। लेट अस सी, वी हैव आवर न्यूट्रोफिल्स, देन वी हैव लिम्फोसाइट्स, we have monocytes, we have eosinophils, and we have another type of WBC, that is the basophil. These are different types of the WBCs, like neutrophils, eosinophils, basophils. We say them, they are granulocytes, lymphocytes and monocytes, they are agranulocytes. What is the percentage of these different cells? So हम ये बोलते हैं these neutrophils are most abundant in case of WBCs, that they have 60% of WBCs. Lymphocytes constitute 30% of the WBCs. These monocytes constitute only 6% of the WBCs. These eosinophils constitute about 3-4% of the WBCs, or we can say nearly 3% of the WBCs, and these basophils constitute 1% of the WBCs. This is also called as, this is the total leukocyte count, 100%. 60% neutrophils, lymphocytes, these are T cells and B cells. These are not leukocytes, these are lymphocytes. 30% monocytes, 6%, eosinophils 3%, and basophils 1%. We can have a mnemonic here, एक ट्रिक है इसको याद करने के लिए, that is never let monkey का फेवरेट चीज क्या है खाना? that is banana. Never let monkey eat banana. N for never, N for neutrophil, L for lymphocyte, M for monocyte, E for eosinophil, B for basophil. This is the 60% and 30%. This is 90%. Then 10% remains, 6, 3 and 1%. 6, 3 and 1%. I hope you will remember this count. इसके बाद हम बात करते हैं again another type of our blood cell और another type of our formed element, वो है हमारा प्लेटलेट। थर्ड सेल जो हमें डिस्कस करनी है, that is platelet cell. प्लेटलेट्स की अगर हम बात करेंगे, these cells are also called as, इनको क्या बोलते हैं? These are also called as thrombocytes. ये क्या काम करती है? These play important role in blood coagulation, blood clotting में ये important role play करते हैं. Therefore they prevent the loss of the blood at the site of injury. Blood coagulation is what? That is the clotting of blood. जब भी कहीं पे इंजुरी होगी वहां पे हमने देखा होगा क्लॉट बनता है. These platelets play important role there. यहाँ पे हम क्या देखते हैं? इनका जो लाइफ स्पैन है, that is only लाइफ स्पैन is 5 to 10 days. इनका जो लाइफ स्पैन है, that is 5 to 10 days. एंड इनकी जो क्वांटिटी है ब्लड में कितनी होती है? These are about 1.5 to 3 lakh per mm³ of blood. यहां पे भी क्वेश्चन बनता है, अगर कंसंट्रेशन या क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स या डिफरेंट सेल्स ऑफ ब्लड की बात आएगी, सबसे ज्यादा जो एबेंडेंट है दैट इज WBC. WBC के जो बाद एबेंडेंट है दैट इज आवर थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट सेल, और उसके बाद है हमारा, सॉरी दिस इज RBC के बाद आता है प्लेटलेट, देन कम्स आवर WBC. RBC का नाम है इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट इज थ्रोम्बोसाइट, WBC इज द ल्यूकोसाइट. RBC का नंबर हमने देखा 5 to 5.5 मिलियन. प्लेटलेट का हमने अभी देखा दैट इज 1.5 to 3 लाख, एंड इसका जो हमने नंबर देखा दैट इज ओनली 6,000 to
8,000 ओनली। तो दिस सबसे ज्यादा जो अबंडेंट है आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट, देन कम्स द ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी। इसके बाद अगर हम देखेंगे बनते कैसे है दीज प्लेटलेट्स, दीज आर फॉर्म्ड बाय fragmentation of megakaryocytes. What are megakaryocytes? These are the cells present in our bone marrow. ये हमारी बोन मैरो में सेल्स प्रेजेंट होती है, बड़ी बड़ी सेल्स होती है। जब इनकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, इनसे भी कोई भी फ्रेगमेंट उठ जाता है, टूट के वो क्या बनाएगा, दैट मेक्स आवर प्लेटलेट। एंड दिस प्लेटलेट, इसकी शेप कैसी है, दिस हैज द बाइकन्वेक्स शेप, दिस इज द बाइकन्वेक्स शेप। द प्लेटलेट्स आर बाइकन्वेक्स शेप्ड। These are the important functions या हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ब्लड सेल्स। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगेन यहाँ पे डिस्कस करूंगा, कौन कौन सा पॉइंट हमने डिस्कस किया अबाउट आवर फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या अगर हम पूरे टॉपिक को अभी समराइज करने की कोशिश करेंगे तो हमने क्या क्या बातें की। सबसे पहले हमने देखा ब्लड का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, व्हाई डू वी नीड ब्लड। हमने ये देखा उसमें ब्लड इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, transport of gases and transport of the waste, that is why we need blood circulation। उसके बाद हमने देखा ब्लड बनता कैसे है। अगर हम फीटस की बात करेंगे, उसमें पहले योक सैक, उसके बाद लिवर, फिर स्प्लीन और देन बोन मैरो। जैसे कि अडल्ट में भी बोन मैरो से ब्लड बनता है, और बोन मैरो में भी कहां से अडल्ट में बनता है, दैट इज द रेड बोन मैरो। एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज हीमोपोइसिस। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी या इरिथ्रोसाइट्स की बात करेंगे, तब हम बोलते हैं दैट दिस इज इरिथ्रोपोइसिस, that again happens in the bone marrow। उसके बाद हमने बात की डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड में हमने देखा we have RBCs और erythrocytes that are biconcave in shape, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, that are enucleated। why enucleated? because उनको ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन अकोमोडेट करने की जरूरत है, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। उनकी लाइफ स्पैन की बात हमने की, that is 120 days। जो डिग्रेड होते हैं इनसाइड द स्प्लीन, दैट इज व्हाई स्प्लीन इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। उसके बाद हमने उनकी बात की कि उनकी जो शेप होती है दैट इज बाइकनकेव शेप। उसके बाद हमने डब्ल्यूबीसीज की बात की। डब्ल्यूबीसीज को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट दे आर आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। दे आर कलरलेस। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर है, डब्ल्यूबीसीज में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, दे आर कलरलेस। दे आर इर्रेगुलर इन शेप और इम्यूबाइड, दे शो द मूवमेंट। उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, डायपीडेसिस। और उनकी जो लाइफ स्पैन है दैट इज ओनली 12 to 20 डेज। ये बातें हमने देखी। फिर डब्ल्यूबीसी में भी हमने दो टाइप्स देखे, वन इज द ग्रेन्युलोसाइट, अनदर इज द एग्रेन्युलोसाइट। फिर हमने ग्रेन्युलोसाइट्स में हमने देखा देयर इज न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, और एग्रेन्युलोसाइट्स में हमने देखा देयर आर मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लास्टली वी हैव डिस्कस्ड, अगर हम डब्ल्यूबीसीज की और एक बात कहें, यहाँ पे रिवाइज करें, डब्ल्यूबीसीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल in the immune system। कैसे? because they have neutrophils that play important role in the phagocytosis। उसके बाद हमने देखा basophils that play important role in the inflammation and release different chemicals। उसके बाद हमने देखा जो हमारे eosinophils थे, they play important role in the allergies and endoparasitic infections, while as basophils की हमने बात की, they play important role in the ectoparasitic infections। These, और उसके बाद हमने जब granulocytes को देखा, there we see that they have lymphocytes। Lymphocytes are important immune cells that contain T cells and B cells। T cells play important role in case of the graft rejection and cancer cells fight against the cancer cells, and B cells are the only cells that produce the important component of the immune system, that is the antibodies। इसके बाद हमने मोनोसाइट्स की बात की। जब मोनोसाइट्स मैच्योर हो जाएंगे that will form macrophages, and macrophages का क्या काम है, that is again the phagocytosis। एंड फिर हमने देखा इंपॉर्टेंट फॉर्म्ड एलिमेंट का तीसरा कंपोनेंट दैट वाज द प्लेटलेट। प्लेटलेट का इंपॉर्टेंट काम क्या है, दैट इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ इंजुरी, और दीज आर सेकंड अपेंडेंट सेल्स ऑफ द ब्लड आफ्टर द आरबीसीज। These were some important points of the blood। I hope you got all the points। Thank you।